हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बढ़िया हूँ। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में हम लोगों ने एसेट्स को हम देख रहे थे, ठीक है। अभी तक हम लोग चैप्टर नंबर 2 में चल रहे हैं, जिसमें हम लोग अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी को सीख रहे हैं और हम लोग एसेट्स में घुस चुके हैं, जिसमें हम लोग नॉन करेंट एसेट्स तक के पार्ट को देख लिए थे, जिसमें टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, नॉन इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट, उसके दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। उसको दो क्लासिफिकेशन किया गया, टू टाइप्स में। आज हम लोग इसके आगे का पार्ट देखेंगे, डेट इज करेंट एसेट। देखिए, करेंट एसेट का मतलब पता है, देखिए नॉन करेंट एसेट मतलब जो करेंट नहीं है, करेंट एसेट मतलब जो करेंट है। सीधा सीधी आपको समझ में आ रहा है, जो तुरंत का एसेट है, मतलब करेंट है, एकदम करेंट, मतलब वर्तमान में चल रहा है। जस्ट जिसको आप क्या कर सकते हैं कि मतलब वो एसेट आपका कन्वर्ट हो जाएगा इनटू कैश विद इन 12 मंथ। इसका एक टाइम पीरियड दिया गया कि करंट एसेट का क्या टाइम पीरियड होगा। दैट टाइम पीरियड इज 12 मंथ। 12 मंथ में ऐसा एसेट जिसको आप कैश में रियलाइज कर सकते हैं विद इन 12 मंथ। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग था। लैंड एंड बिल्डिंग में क्या देखे, लैंड एंड बिल्डिंग क्या हम 12 मंथ में रियलाइज कर सकते नहीं। लैंड एंड बिल्डिंग क्यों खरीदा जाता है? लैंड एंड बिल्डिंग इसलिए खरीदा जाता है ताकि उसको लॉन्ग टर्म के लिए कोई एक इन्वेस्टमेंट के रूप में लिया जाता है। तो वो दैट इज नॉन करेंट एसेट। बट करेंट एसेट क्या होता है, जिसको अपन क्या कर सकते हैं, वैसा एसेट जिसको अपन कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन 12 मंथ। ठीक है। अब 12 मंथ कहाँ से लेना है, तो डेट ऑफ बैलेंस शीट से। मान लेते हैं बैलेंस शीट का डेट आपका फ्रॉम द 1 ऑफ अप्रैल से लेकर के 31 ऑफ मार्च का आपका बैलेंस शीट चल रहा है, ठीक है। ये बैलेंस शीट डेट होता है, ठीक है। ऑलवेज कम्स फ्रॉम बैलेंस शीट का डेट। आप कभी भी जनवरी टू दिसंबर वाला सेशन आपको नहीं लेना होता है, वो टाइम पीरियड आप नहीं ले सकते। जब भी बैलेंस शीट का डेट होता है, बैलेंस शीट का डेट आपका हमेशा अप्रैल टू 31 मार्च का होता है। बट ऐसा नहीं है, कई जगह पे आप बैलेंस शीट का डेट जनवरी टू दिसंबर भी देख सकते हैं। कई जगह पे बैलेंस शीट का डेट आप और भी पीरियड देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना कि अप्रैल टू मार्च, जनरली अप्रैल टू मार्च बैलेंस शीट का डेट लेके चला जाता है। जनवरी टू दिसंबर भी बैलेंस शीट डेट आप बना सकते हैं, लेकिन अगर कंपनी के अकाउंटिंग में देखें जाए, रियल अकाउंटिंग, तो वो अप्रैल टू मार्च ही होता है। बट आपको क्वेश्चंस में या बहुत सारे अगर जैसे कोई नया बिजनेस आया, मान लीजिए जुलाई में वो स्टार्ट हुआ, तो उसका बैलेंस शीट ऐसा थोड़ी है कि अप्रैल से अब मार्च तक कर लेंगे। नहीं, उस साल का क्या करेंगे अपन, जुलाई से मार्च तक कर ले लेंगे। तो इस तरह से होता है। बट जनरली बैलेंस शीट का डेट आपको अप्रैल से 31 ऑफ मार्च तक का ही देखना होता है। 1 ऑफ अप्रैल से 31 ऑफ मार्च ऑफ द एवरी ईयर, ठीक है। तो करेंट एसेट वो एसेट होता है जिसको कि अपन क्या करते हैं, कैश में कन्वर्ट करते हैं, कर सकते हैं विद इन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। दैट इज द करेंट एसेट। और इसको जो होता है, इसको आप क्या कर सकते हैं, जैसे करेंट एसेट में क्या आ गया, आपका करेंट इन्वेस्टमेंट आ गया, ठीक है। करेंट एसेट में क्या आ गया, करेंट इन्वेस्टमेंट। करेंट इन्वेस्टमेंट मतलब कि अभी का जो फिलहाल का तुरंत का इन्वेस्टमेंट है। जैसे जैसे आप लैंड की बात करते हैं हम लोग। जमीन, अगर कोई मान लीजिए कि लैंड डेवलपर या कोई डीलर है, ठीक है। डीलर क्या करता है, जमीन ले लेता है सस्ते दामों में, और उसको फिर जल्दी से किसी को बड़ा पार्टी उसको मिल गया, उसको महंगे करके उसको रियलाइज कर देता है, सेल कर देता है। तो ये काम किसका है, डीलर का। डीलर का काम है। तो डीलर के लिए वो लैंड क्या है, वो लैंड उसके लिए करेंट इन्वेस्टमेंट है। मतलब उसने आज खरीदा, साल भर के अंदर मैक्सिमम उसको वो रियलाइज कर देगा, सेल कर देगा, ठीक है, और उससे प्रॉफिट अर्न कर लेगा। दैट इज द करेंट एसेट। लेकिन अगर वही लैंड हम आप खरीदेंगे, तो वो मेरे लिए क्या होगा, फिक्स्ड एसेट होगा। क्यों फिक्स्ड एसेट होगा? क्योंकि उसको अपन लॉन्ग पीरियड तक उसको अपन रखेंगे, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक उसको अपन एक इन्वेस्टमेंट के रूप में रखते हैं कि फिर उसका महंगा होगा तो फिर उसको बेचेंगे, या मार्केट बचेगा तो फिर यहाँ पे अपन रहने के लिए इसको रखेंगे। तो वो अपन क्या होता है, उसको अपन लॉन्ग पीरियड तक रखते हैं। लेकिन जो डीलर होते हैं, जो आपके दलाल कर सकते हैं, ठीक है, लैंड डेवलपर कर सकते हैं, वो क्या करते हैं, उसको लंबे टाइम तक नहीं रखते हैं, उसको वो क्या करते हैं, तुरंत ही हटाने का काम करते हैं। दैट इज करेंट। तो वो करेंट इन्वेस्टमेंट हो गया। उसी तरीके से देखिए इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होता है, इन्वेंट्री का मतलब आप समझ सकते हैं, स्टॉक होता है, ठीक है। स्टॉक होता है गुड्स, किसका स्टॉक, गुड्स का, मटेरियल का, प्रोडक्ट का क्या होता है, स्टॉक होता है। दैट इज इन्वेंट्री। तो थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन करके सीखेंगे इन्वेंट्री को। जस्ट टेक अ मोमेंट, थोड़ा सा इसको हम लोग जानेंगे। तो क्या था इन्वेंट्री, इन्वेंट्री, देखिए इन्वेंट्री क्या होता है, इन्वेंट्री होता है स्टॉक ऑफ गुड्स, मटेरियल और प्रोडक्ट। दैट इज इन्वेंट्री, ठीक है। उसका स्टॉक, जो भी गुड्स का टोटल स्टॉक, आप इसको टोटल स्टॉक लिख सकते हैं कि टोटल स्टॉक ऑफ गुड्स, मटेरियल और प्रोडक्ट जो होता है वही कहलाता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, गुड्स, मटेरियल, प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखिए थ्री टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री होते हैं। सबसे पहला होता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल, ठीक है, इसको आरएम से भी डिनोट कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। दूसरा होता है वर्क इन प्रोग्रेस, सॉरी, वर्क इन प्रोग्रेस, जिसको अपन WIP से डिनोट करते हैं। तीसरा होता है आपका इसमें फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स, जिसको FG से डिनोट कर सकते हैं। अब देखिए रॉ मटेरियल क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है बेसिक, जो मटेरियल होता है, बेसिक आइटम्स होता है, जिसको कि यूज किया जाता है प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। दीज आर द बेसिक आइटम्स यूज्ड टू मेक प्रोडक्ट्स। दैट इज रॉ मटेरियल।
वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? वर्क इन प्रोग्रेस होता है जिसको आप जो भी देखिए, एक तो वो रॉ मटेरियल से ज़्यादा हो है और फिनिश गुड से कम है, मतलब हाफ फिनिश्ड गुड्स को आप बोल सकते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। और फिनिश्ड गुड क्या होता है? तो दीज आर द फाइनल प्रोडक्ट होता है व्हिच आर रेडी टू सेल टू द कस्टमर, रेडी टू सेल टू द कस्टमर, कस्टमर को सेल करने के लिए अब ये रेडी है, दीज आर द फाइनल प्रोडक्ट। ये हमने इन्वेंट्री का डेफिनेशन समझ लिया। इन्वेंट्री क्या होता है? जो भी गुड्स है, मटेरियल है, प्रोडक्ट है, उसका टोटल स्टॉक, ओवरऑल स्टॉक। इन्वेंट्री को कई जगह स्टॉक से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है? तीन तरह के इन्वेंट्री होते हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड। रॉ मटेरियल क्या होता है? तो बेसिक आइटम होता है जिसको यूज इस्तेमाल में लिया जाता है प्रोडक्ट को बनाने के लिए। जैसे बिस्किट को बनाने के लिए क्या करते हैं? आटा लिया जाता है, मैदा लिया जाता है ना? साथ ही साथ उसमें क्या होता है? चीनी लिया जाता है। तो दीज आर द क्या है? बेसिक आइटम्स है जो बिस्किट को बनाने में हेल्प मिलता है, ठीक है? उसको यूज़ किया जाता है। तो रॉ मटेरियल वही होता है, कोई भी चीज़ के लिए। अब जैसे आप एक बेंच बना रहे हैं, उसके लिए क्या लेना पड़ेगा? आपको सबसे पहले फर्नीचर लेना पड़ेगा। फिर उसमें आप स्टील का कुछ रॉड लेंगे, उसमें कुछ आप नीडल काटी लेंगे, ठीक है? तो दीज आर द बेसिक आइटम्स जो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। दूसरा होता है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? हाफ फिनिश गुड, ठीक है? अभी वो पूरी तरीके से फिनिश नहीं है। जैसे बिस्किट अपन बना रहे हैं, तो बिस्किट क्या बना रहे हैं? मैदा और चीनी को भी मिक्स किए, दैट इज हाफ फिनिश गुड। अब उसको फिनिश किया, उसको फिर पकाएंगे, पकाने के बाद उसको एक शेप दिया जाएगा, फिर उसको पैकिंग किया जाएगा, ब्रांड बनाया, वैल्यू का एक टैग दिया जाएगा, तब जाके वो क्या बनेगा? फिनिश गुड। लेकिन अभी सिर्फ उसका अपन ने बैटर तैयार किया, उसका मिक्सचर तैयार किया, ठीक है? यानी कि मैदा को, आटा को, फिर आप चीनी को, कुछ फ्लेवर को, उसको अभी अभी अपन ने सिर्फ मिक्स किया, ठीक है? दीज आर द हाफ फिनिश गुड। अभी पूरी तरीके से वो बना नहीं है, तो वो क्या है? दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस। एंड तीसरा दैट इज फिनिश गुड। फिनिश गुड क्या है? जो फाइनल प्रोडक्ट है, जो रेडी टू सेल टू द कस्टमर है। जैसे आप बिस्किट का पैकेट है, वो क्या है? रेडी टू सेल टू कस्टमर है। बिस्किट में वो प्रॉपर एक शेप है, प्रॉपर वो पैकेजिंग किया हुआ है, प्रॉपर उस पे ब्रांड नेम है, प्रॉपर उसका एक नाम है कि वो कौन सा बिस्किट है, ठीक है? उसमें क्या क्या क्वालिटीज हैं उस बिस्किट के, तो वो पूरी तरीके से वो क्या है? रेडी है। अब वो डायरेक्ट कस्टमर को सेल किया जा सकता है। लेकिन क्या वो मैदा और वो चीनी का बैटर जो हमने पूरा मिक्स करके जो भी प्री मैच्योर है, वो क्या उसको अपन डायरेक्ट सेल कर सकते हैं कस्टमर को? नहीं। तो वो वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब वो हाफ फिनिश गुड है। वो रॉ मटेरियल से आगे बढ़ चुका है स्टेप में, लेकिन फिनिश गुड से कम है। तो वो क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस है। तो ये आप इन्वेंटरी का डेफिनेशन आप यहाँ से समझ सकते हैं। इन्वेंटरी हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो ये हम लोग देख रहे थे करंट इन्वेस्टमेंट जो करंट का है। इन्वेंटरी भी हो गया। ट्रेड रिसीवेबल, देखिए ट्रेड रिसीवेबल को अभी आप सिंपल सा यही समझ लीजिए। ट्रेड रिसीवेबल में क्या होता है? बिल रिसीवेबल होते हैं, ठीक है? उसके बाद डेटर होते हैं, ये सब ट्रेड रिसीवेबल होते हैं, जो भी शॉर्ट टर्म ही होते हैं, करंट एसेट में ही आते हैं। इसको हम लोग डिटेल में और आगे पढ़ेंगे, सब चीज इसी में नहीं पढ़ना है, ठीक है? अब इसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को हम लोग थोड़ा-सा इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे कि करंट एसेट में कैश एंड कैश, कैश से तो आपको समझ में आ रहा हो कि नॉर्मल क्या करेंसी है, कॉइन है, दैट इज़ कैश। कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एक साथ क्या है? उसको थोड़ा-सा डिटेल में इसको इसी में समझते हैं, ठीक है? आइए इस पे चर्चा करते हैं। कैश, दिस पॉइंट इज़ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसको ध्यान से थोड़ा-सा समझेंगे। देखिए कैश का मतलब क्या हो गया? कैश का मतलब जनरली होता है करेंसी, कॉइन, सेविंग्स, सेविंग अकाउंट, ये सब कैश में आते हैं, ठीक है? उसके बाद मनी ऑर्डर, ठीक है? चेक, ये सब क्या होते हैं? कैश होते हैं। अब देखो मनी ऑर्डर आ रहा है, मनी ऑर्डर क्या होता है? मनी ऑर्डर आपका क्या होता है? एक प्रीपेड डॉक्यूमेंट होता है। प्रीपेड डॉक्यूमेंट होता है जिसको यूज़ किया जाता है टू सेंड मनी टू स्पेसिफिक पर्सन को। जैसे आप पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, आप मनी ऑर्डर वहाँ जमा करते हैं और बोलते हैं कि फलाने व्यक्ति को मुझे इतना पैसा सेंड करना है। तो वो क्या एक डॉक्यूमेंट है। उस डॉक्यूमेंट में आप सब कुछ अमाउंट एंट्री, अकाउंट का नंबर, सब कुछ आप लिख के देते हैं। तो दैट इज द मनी ऑर्डर। चेक भी उसी तरह का होता है, ठीक है? बस दोनों का अंतर है, ठीक है? मनी ऑर्डर दूसरे तरह का होता है, चेक का डॉक्यूमेंट दूसरे तरह का होता है। दीज आर द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है? पोस्ट ऑफिस जाते हैं, आप बैंक में जाते हैं, चेक को जमा करते हैं और फिर वहाँ से क्या करते हैं? आप किसी दूसरे व्यक्ति को अकाउंट के द्वारा ट्रांसफर करते हैं पैसा। तो दीज ये सब आपके कैश में आएँगे। हमेशा ध्यान में रखना है, चेक्स हो गया, करेंसी हो गया, ठीक है? ये सब आपके किस में आएँगे? कैश में आएँगे। कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? देखिए, कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि कैश के ही रूप का कोई चीज़ होता है। मतलब सीधा-सीधी है कि अभी क्या कर दिया गया, आपको एक सीधा एक स्टेटमेंट बना के दे दिया गया, एक डॉक्यूमेंट बना के दे दिया गया, जो उस कैश को रिप्रेजेंट करने का ही काम करता है, बट वो कैश नहीं होता है। लेकिन उसके पीछे एक ड्यूरेशन होता है, उस ड्यूरेशन में आपको मस्ट है कि कैश में कन्वर्ट कर लेना है। अगर आप कैश में कन्वर्ट नहीं करें, तो फिर कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ? जैसे समझते हैं इसको। कैश इक्विवेलेंट क्या हो गया कि मस्ट कन्वर्ट टू कैश विदिन 3 मंथ और लेस।
मैक्सिमम 3 मंथ का टाइम होता है। 3 मंथ में आपको क्या कर लेना है, उस कैश इक्विवेलेंट को या यानी कि कैश के रूप को दर्शाने वाला जो कोई डॉक्यूमेंट है, जो आपको उस अमाउंट मान लिया 50,000 का एक कुछ हमने डॉक्यूमेंट टाइप बना के दे दिया, तो वो उसको आपको 3 मंथ के अंदर कैश में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है? जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल में आइए, ट्रेज़री बिल, ट्रेज़री बिल, कॉमर्शियल पेपर, कॉमर्शियल पेपर, ठीक है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉज़िट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉज़िट। अब देखिए क्या होता है, कॉमर्शियल ट्रेज़री बिल क्या होता है? ट्रेज़री बिल जो होता है, ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, डेट इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि इश्यू किया जाता है किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। कॉमर्शियल पेपर क्या होता है? ये भी डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, इश्यू किया जाता है किसके द्वारा? कंपनी के द्वारा। और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉज़िट क्या होता है? तो ये एक लंप सम मनी होता है, लंप सम मनी के रूप में होता है टू द बैंक एंड बैंक क्या करती है? पे करती है एक फिक्स इंटरेस्ट रेट। दीज़ आर ऑल द कैश इक्विवेलेंट जो कैश में आपको कन्वर्ट कर देना है 3 मंथ और उससे कम। जैसे ट्रेज़री बिल क्या है? एक आपका डॉक्यूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट बना के दे दिया गया, एक पेपर में आपको प्रॉपर वो नोट के साथ सब कुछ लिख दिया कि आपका यहाँ शेयर है, यहाँ पे आपका इतना अमाउंट का शेयर है, कंपनी आपको एक वादा करती है कि आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। वो एक वादा लिखा हुआ है। वो आपके पास एक लीगल वैलिडिटी है, लेकिन आप उसको मस्ट है, उसको आपको 3 मंथ या उससे कम टाइम में क्या कर लेना है? कैश में कन्वर्ट कर लेना है। उस तरीके से कमर्शियल पेपर है, जो कि कंपनी इसको इश्यू करती है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉज़िट है, जो बैंक के पास वो होता है। तो दीज़ आर ऑल द कैश इक्विवेलेंट। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी अपन ने समझ लिया और ये सभी आपको क्या कर लेने हैं 3 मंथ के अंदर में ही आपको क्या कर लेनी है, कन्वर्ट कर लेनी है कैश में। तो अपन ने क्या देखा, करंट एसेट देख रहे थे। करंट एसेट में क्या देख रहे थे? करंट एसेट वो एसेट होता है जो कि मस्ट है कि विदिन 12 मंथ में आपको क्या कर लेना है, कैश में कन्वर्ट कर लेना है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 3 मंथ के अंदर ही कन्वर्ट कर लेना है। तो वो 3 मंथ क्या हो गया, 12 मंथ का पीरियड से तो कम ही है, तो मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या हो गया, करंट एसेट हो गया। तो इससे आपका करंट एसेट को आप समझ लिए। तो 2 चीज़ अभी तक हमने बहुत ही क्लियर ढंग से सीख लिया। पिछले वीडियो में हमने देखा था क्या? पिछले वीडियो में हम नॉन करंट एसेट को सीखे थे, नॉन करंट एसेट यानी फिक्स्ड एसेट। इस वीडियो में हमने करंट एसेट को देखा। अब देखिए एक छोटा-सा चीज़ मैं आपको यहाँ पे और समझाना चाहता हूँ। कि कैसे हम लोग समझ सकते हैं कि कौन सा करंट एसेट है, कौन सा नॉन करंट एसेट है। कई बार बहुत सारी चीज़ें लगती है ऐसा कि जैसे करंट एसेट और नॉन करंट एसेट में पता ही नहीं चल रहा। जैसे लैंड, लैंड अगर अपन ने एक इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से लिया है कि अपन लैंड को खरीद लिया, बहुत साल तक उसको अपने पास रखे हुए हैं एक इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से। दैट इज़ क्या है? वो फिक्स्ड एसेट हो गया, दैट इज़ नॉन करंट एसेट। लेकिन जो एक प्रॉपर्टी डीलर होता है, वो अगर लैंड को खरीद रहा है, तो वो किस पर्पज़ से खरीद रहा है? वो खरीद रहा है कि उसको फिर से वो रियलाइज़ कर देगा आफ्टर कुछ टाइम में, दैट इज़ करंट एसेट। तो एक ही चीज़, एक ही आपका एसेट किसी के लिए करंट हो सकता है, किसी के लिए नॉन करंट एसेट हो सकता है। जैसे कुछ एग्ज़ाम्पल्स के तौर पे हम लोग समझेंगे। जस्ट टेक अ कॉलम ऑफ एसेट, टेक अ कॉलम ऑफ की current asset, current asset, take another column of non current asset, non current asset, ठीक है? फर्स्ट एग्जांपल जो हम लेंगे वो है लैंड का। लैंड करंट एसेट कब होगा, किसके केस में होगा? अगर क्या है, लैंड डेवलपर है या लैंड का डीलर है, लैंड का डीलर है। तो लैंड डेवलपर या लैंड का जो डीलर होता है उसका काम क्या है, प्रॉपर्टी को खरीदना और वापस फिर तुरंत बेच देना। वो रखता ही नहीं है अपने पास, क्योंकि वो रखे, वो उसके लिए वो रख नहीं रहा है खुद के पास। तो वो नहीं रखेगा तो वो क्या है, रियलाइज कर दिया तुरंत उसको, साल भर के अंदर वो रियलाइज कर देगा, है ना, उससे पैसा फिर अर्न कर लेगा। तो वो क्या है, उसके लिए करेंट एसेट है। लेकिन यही लैंड जो है वो नॉन करेंट एसेट हो जाएगा बाकी अदर केस में। अदर केस में लाइक कोई पर्सन परचेज कर रहा है, पर्सन परचेज लैंड, है ना, फॉर लॉन्ग टर्म, तो वो उसके लिए क्या हो गया, नॉन करंट एसेट हो गया। ठीक है, क्योंकि वो तुरंत उसको रियलाइज नहीं कर रहा, तुरंत उसको वो सेल नहीं करेगा, वो लंबे टाइम के बाद उसको सेल करने का काम करेगा। वो उसके लिए क्या है, नॉन करंट एसेट है। इसी तरीके से हम लोग समझते हैं बिल्डिंग। बिल्डिंग, बिल्डिंग भी सेम, लैंड डेवलपर है, सॉरी, इन केस ऑफ बिल्डर, बिल्डिंग में लैंड डेवलपर का काम नहीं है, उसको बिल्डर बोलेंगे। बिल्डर है या फिर प्रॉपर्टी डीलर है, या फिर क्या है, प्रॉपर्टी डीलर है। तो ये क्या करते हैं, बिल्डर क्या करते हैं, बिल्डिंग को बनाने का काम करते हैं और फिर उसको फ्लैट बाय फ्लैट सेल कर देने का काम करते हैं, बिल्डिंग को सेल कर देते हैं। वो उनके लिए क्या है, करेंट एसेट हो गया, क्योंकि वो उसको रियलाइज कर देते हैं। ठीक है, जल्दी 1 ईयर के में रियलाइज कर देने का काम करेंगे, तो वो बिल्डर, तो वो क्या हो गया, वो करेंट एसेट हो गया। लेकिन अदर केसेज में लाइक पर्सन परचेज बिल्डिंग फॉर लिविंग, ठीक है, रहने के लिए वो बिल्डिंग खरीद रहा है, या फिर कोई शॉप खोलने के लिए कमर्शियल बिल्डिंग को परचेज कर रहा है, तो वो क्या हो गया, वो उसके लिए क्या हो गया, नॉन करेंट एसेट हो गया। ठीक है, ये 2 क्लासिफिकेशन हमने समझा। एक आध और लेके चलते हैं, एक आध और लेके चलते हैं। मान के चलिए आप मोटर व्हीकल, मोटर
व्हीकल। मोटर व्हीकल में देखिए जो आपके मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, मैन्यु जो आपके मैन्युफैक्चरर होते हैं, डीलर होते हैं व्हीकल के, उनके लिए ये क्या है? करंट एसेट है क्योंकि वो उनका काम क्या है? बनाना और बेच देना। लेकिन अदर पर्सन जो आपके अदर पर्सन फॉर यूज़ के लिए अगर वो ले रहे हैं तो उनके लिए ये क्या है? उनके लिए ये मोटर व्हीकल नॉन करंट एसेट है। ठीक है? एक तरह से वो इन्वेस्टमेंट का काम कर रहा है। तो दीज़ आर द अपन ने लैंड का एग्ज़ाम्पल लिया, बिल्डिंग एक ही एसेट करंट एसेट भी हो सकता है, नॉन करंट भी एसेट हो सकता है, डिपेंड अपॉन सिचुएशन, डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन। जैसे लैंड, लैंड डेवलपर के लिए करंट एसेट है क्योंकि उनका काम क्या है? लैंड लेना और फिर रियलाइज़ कर देना, दूसरे को बेच देना। लेकिन अगर कोई आम आदमी उसको खरीद रहा है, ठीक है? वो लॉन्ग टर्म के लिए उसको रखता है, दैट इज़ क्या है? नॉन करंट एसेट है उसके लिए। उस तरीके से बिल्डिंग है, बिल्डर के लिए क्या है? वो करंट एसेट है। लेकिन अदर पर्सन जैसे कोई बिल्डिंग में रहने के लिए खरीद रहा है, अपने यूज़ के लिए खरीद रहा है, वो उसके लिए क्या है? वो करंट एसेट है, सॉरी नॉन करंट एसेट है। मोटर व्हीकल उसी तरीके से कोई मैन्युफैक्चरर है या डीलर है जो मोटर व्हीकल को क्या करने का काम करता है? खरीदता है या पार्ट्स को जोड़ के उसको बेचने का काम करता है। ठीक है? उनके लिए वो क्या है? उनके लिए वो करंट एसेट है। तो क्योंकि वो बनाएँगे और बेच देंगे और अदर पर्सन जो उसको अपने यूज़ के लिए ले रहे हैं, उनके लिए वो एक इन्वेस्टमेंट है, वो क्या है? करंट एसेट है। तो ये हमने बहुत ही अच्छे से समझ लिया कि करंट एसेट और नॉन करंट एसेट में किस तरह से हम लोग को डिफरेंशिएट करना है, एसेट टू टाइम कौन कितने टाइम के लिए यूज़ में ले रहा है, उसके हिसाब से हम लोग एसेट्स को करंट एसेट और नॉन करंट एसेट में क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है? इसको बहुत ही बढ़िया से समझ के चलना है। ठीक है? इसके बाद देखिए, इसके बाद होता है, आइए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, दैट इज़ लिक्विड एसेट और क्विक एसेट। देखिए, लिक्विड एसेट का मतलब क्या होता है? लिक्विड एसेट का मतलब होता है करंट एसेट अदर दैन स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंस। इसको थोड़ा-सा हम लोग बढ़िया से लेके चलते हैं। लिक्विड एसेट, ठीक है? लिक्विड एसेट, लिक्विड एसेट क्या होता है? करंट एसेट माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है? स्टॉक क्या है? अभी हमने सीखा कि स्टॉक क्या होता है, ठीक है? करंट एसेट क्या होता है? करंट एसेट जो अभी अपन ने पढ़ा कि जो विदिन 12 मंथ में जिसको अपन क्या करते हैं, रियलाइज़ कर देते हैं, कैश में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो क्या होता है? दैट इज़ करंट एसेट। तो करंट एसेट जो होता है उसमें से जो भी स्टॉक स्टॉक यानी कि रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है? एंड फिनिश्ड गुड जो भी हमने पढ़ा, 1 सेकंड अभी इसको देख लीजिए। यहाँ से हमने अभी जो पढ़े थे कि इन्वेंटरी को ही स्टॉक बोलते हैं, 3 तरह के रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश्ड गुड, तो इनको क्या बोलते हैं अपन? दीज़ आर द इन्वेंटरी। तो इनको यानी कि करंट एसेट में से आप स्टॉक को हटाएँगे और प्रीपेड एक्सपेंस को हटाएँगे। अब देखिए यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? प्रीपेड एक्सपेंस को आप यहाँ से समझ सकते हैं प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? प्रीपेड एक्सपेंस ये आपका क्या होता है? एडवांस पेमेंट होता है। एडवांस पेमेंट फॉर गुड्स और सर्विसेज। ठीक है? जो भी गुड्स और सर्विसेज़ आप यूज़ कर रहे हैं, परचेज़ करने का काम कर रहे हैं, सर्विस को लेने का काम कर रहे हैं, उसके लिए जो भी आप एडवांस में पेमेंट करते हैं, वो होता है प्रीपेड एक्सपेंस। तो करंट एसेट क्या होता है? लिक्विड एसेट क्या होता है? करंट एसेट में से आप स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को आप हटा देंगे, तो वो आपका लिक्विड एसेट आ जाएगा। तो ये एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी आता है जगह पे लिक्विड एसेट को निकालने के लिए, तो इसको ध्यान रखना है। करंट एसेट क्या होता है अपन ने देख लिया, स्टॉक क्या होता है उसको भी देख लिया, प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है इनको भी देख लिया। तो आज हम लोगों ने इन चीज़ों को क्या-क्या चीज़ को पढ़े, आज हम लोग करंट एसेट को पढ़े, ठीक है? मोस्टली हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं पढ़े आज, ठीक है? करंट एसेट को देखा, लिक्विड एसेट को देखा। देखिए, करंट एसेट वो एसेट होता है जिसको अपन क्या करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश रखते हैं, किस लिए रखते हैं? फॉर द कंजम्पशन ऑफ एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए या रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज के लिए इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिज़नेस। माने करंट एसेट वो एसेट होता है जो मोटा-मोटी विदिन 12 मंथ में वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, रियलाइज़ हो जाएगा। रियलाइज़ होने का मतलब कैश में कन्वर्ट हो गया, सेल होके कैश आपको मिल गया, तो कैश में वो क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया, कब से कब तक? फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट डेट को भी हमने चर्चा किया। मोस्टली बैलेंस शीट डेट आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, लेकिन कई केसेज़ में ये चेंज भी हो सकता है। ठीक है? दूसरा करंट इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट में आपका बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जैसे करंट इन्वेस्टमेंट मतलब कोई भी इन्वेस्टमेंट आपने किया, जो अभी तुरंत का है, ठीक है? विदिन 1 ईयर में उसको आप इन्वेस्टमेंट को हटा दोगे फिर, अभी किए फिर बाद में आप उसको अति करेंगे, तो वो करंट इन्वेस्टमेंट हुआ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो नहीं है, ठीक है? जैसे अभी उसको एग्जांपल के तौर पे अभी हम लोग सीखेंगे। एग्जांपल के तौर पे जैसे हमने देखा कि करंट में और मतलब लॉन्ग टर्म में क्या-क्या है, तो उसको हमने जैसे 2-3 जैसे लैंड की मदद से हमने सीखा, एक एसेट है जैसे लैंड, तो लैंड अगर क्या है, लैंड अगर कोई लैंड डेवलपर है, लैंड डीलर है, तो उसके लिए वो क्या है? वो करंट एसेट है क्योंकि वो क्या करेगा, लैंड खरीदेगा और फिर उसमें उसको फिर कुछ टाइम बाद है ना, किसी और कस्टमर को बेच देगा, दैट इज़ उसके लिए वो करंट एसेट है। लेकिन कोई पर्सन अगर उसको लैंड को परचेज़ कर रहा है फॉर लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए, ठीक है? वो उसके लिए क्या है? नॉन करंट एसेट है। उसी तरीके से बिल्डिंग क्या है? बिल्डर के लिए
करंट एसेट है, लेकिन अदर केस में जैसे कोई पर्सन बिल्डिंग में रहने के लिए ले रहा है, उसको रेंटिंग पर्पस से खरीद रहा है, वो उसके लिए क्या है, नॉन करंट एसेट है। मोटर व्हीकल जैसे कोई मैन्युफैक्चरर है, डीलर है, उसके लिए वो करंट एसेट है। अदर पर्सन कोई अगर उस मोटर व्हीकल को यूज में ले रहा है या उसको रेंटिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल में लेगा, जो अपने पास उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखेगा, दैट इज द नॉन करंट एसेट। तो ये करंट एसेट, नॉन करंट एसेट को भी हमने देख लिया अच्छे से। इसके बाद इसमें क्या देखे थे, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या था? इन्वेंट्री को हमने देखा कि इन्वेंट्री क्या होता है? इन्वेंट्री होता है टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक, मतलब जो आपका गुड्स और सर्विसेज होते हैं, गुड्स हो गया, मटेरियल हो गया, प्रोडक्ट हो गया, इसका टोटल स्टॉक, दैट इज द इन्वेंट्री। तीन तरह के इन्वेंट्री होते हैं, ठीक है? रॉ मटेरियल होता है, वर्क इन प्रोग्रेस होता है एंड फिनिश गुड होता है। रॉ मटेरियल क्या होता है? तो रॉ मटेरियल वो बेसिक आइटम्स होते हैं जिसको कि इस्तेमाल में लिया जाता है प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? दैट इज द हाफ फिनिश्ड गुड। जैसे हमने एग्जांपल लिया बिस्किट का। बिस्किट का क्या है? बिस्किट को बनाने के लिए शुगर चाहिए, मैदा चाहिए, आटा चाहिए, ठीक है? कुछ फ्लेवरफुल फ्लेवर चाहिए, तो इसको इस्तेमाल में लिया जाता है बिस्किट को बनाने के लिए। अब इसी बिस्किट का बैटर हमने तैयार कर लिया, शुगर को और मैदा ये सबको मिक्स करके, दीज आर द हाफ प्रोडक्ट, हाफ फिनिश्ड गुड। तो दीज आर द वर्क इन प्रोग्रेस। एंड जब वो फाइनल प्रोडक्ट, जब वो बिस्किट बन जाता है, उस पे लेबल लग जाता है, पैकेजिंग हो जाता है, ठीक है? तो देन वो क्या है? रेडी टू सेल है टू द कस्टमर, दीज आर द फिनिश्ड गुड। तो दैट इज़ अपन ने इन्वेंट्री का देख लिया। यहाँ पे कि इन्वेंट्री क्या होता है? स्टॉक, इन्वेंट्री और स्टॉक एक ही चीज़ होता है। इसके बाद इसमें ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? देखिए, जो भी बिल रिसीवेबल होते हैं, डेटर होते हैं, या ट्रेड रिसीवेबल, इसको हम लोग आगे अच्छे से पढ़ेंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हमने देखा कि देखिए, कैश क्या है और कैश इक्विवेलेंट क्या है? कैश वो होता है जैसे करेंसी हो गया, कॉइन हो गया, सेविंग अकाउंट हो गया, आपका चेक हो गया, प्रीपेड का कुछ आपका क्या है, मतलब मनी ऑर्डर्स हो गए। मतलब मनी ऑर्डर क्या होता है? मनी ऑर्डर एक आपका डॉक्यूमेंट होता है जिसको कि भेजा जाता है टू द स्पेसिफाइड पर्सन को, स्पेसिफिक पर्सन को। जैसे पोस्ट ऑफिस को आपने भेजा, बैंक को भेजा, और उसमें एक वो एक स्टेटमेंट रहता है टू द पर्सन को कि किसको भेजना है, उसका अकाउंट नंबर होता है, और उसको तो उस तरह का वो मनी ऑर्डर होता है, और उसको क्या होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को भेजने का काम किया। तो ये सभी कैश में आएंगे, ठीक है? एक भी उसी तरीके का होता है, ऑर्डर टू पे होता है, ठीक है? फलाने व्यक्ति को इतना अमाउंट पे करने का वादा है और उसमें उसका साइन होता है, तो उसके अकाउंट से उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है पैसा को। दीज आर ऑल द कैश। कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? कैश इक्विवेलेंट का मतलब हो गया कि वो आपका मस्ट है, कि वो एक तरह का, देखिए पहले तो सीधा से समझिए, एक डॉक्यूमेंट है, एक इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें आपको लिखा हुआ है कि रेडी टू पे, एक वादा है पे करने का, और इतना इतना पे किया जाता है, और उसको उस पे उसका सिग्नेचर होता है, ठीक है? और तो उसको क्या है, कैश इक्विवेलेंट उसको तब बोलेंगे जब उस इंस्ट्रूमेंट को, जब उस वादे को मस्ट है कि आपको क्या कर देना है, कैश में कन्वर्ट कर देना है। कितने टाइम में? विद इन 3 मंथ या उससे कम टाइम में, ठीक है? तो वो हो गया कैश इक्विवेलेंट। जैसे जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ले लिए। ट्रेजरी बिल क्या होता है? ट्रेजरी बिल होता है वो डेट इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको क्या होता है, गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है, ठीक है? कमर्शियल पेपर क्या होता है? वो डेट इंस्ट्रूमेंट होता है जो कंपनी इशू करती है। मतलब है तो वो डेट इंस्ट्रूमेंट ही, लेकिन अगर गवर्नमेंट इशू कर रही है तो उसको ट्रेजरी बिल बोलेंगे। कंपनी इशू कर रही है तो उसपे कमर्शियल पेपर बोलेंगे। उसपे देखिए, गवर्नमेंट का रहेगा तो गवर्नमेंट का अपना एक एम्बलम होगा, उसका एक मतलब भारत सरकार का उसमें क्या होगा, एक मोहर होगा। कमर्शियल पेपर है तो जो कंपनी है, रजिस्टर्ड कंपनी, उसका अपना एक मोहर होगा, है ना? उसका एक मार्क होगा। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है? तो लमसम मनी होता है जो बैंक में आप जमा करते हैं और बैंक आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट देती है, ठीक है? तो ये वो सारे पैसे होते हैं, ये वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसको आपको मस्ट है कि विदिन 3 मंथ या उससे कम टाइम में आपको क्या कर लेना है, कैश में कन्वर्ट कर लेना है, तब तो इसको बोला जाएगा कैश इक्विवेलेंट। अगर 3 मंथ तक में वो कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो उसको कैश इक्विवेलेंट की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा, ठीक है? यहाँ तक हो गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को भी हम लोग जान लिए थे। अब इसके बाद लिक्विड एसेट को हम लोग देखे थे। लिक्विड एसेट देखिए क्या होता है? लिक्विड एसेट होता है करंट एसेट अदर देन स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंस। मतलब जो आपका करंट एसेट है, करंट एसेट में से आप स्टॉक को हटा दीजिए, ठीक है? और प्रीपेड एक्सपेंस को हटा दीजिए। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या हुआ? कोई भी आपने खर्चा किया, उसका आपने एडवांस में पेमेंट कर दिया। जैसे गुड्स और सर्विस अभी आपने खरीदा नहीं है, खरीदेंगे, ठीक है? आपने एडवांस में ही पैसा दे दिया, दैट इज़ द प्रीपेड एक्सपेंस। जैसे कोई सर्विस ली, जैसे जियो का रिचार्ज होता है। जियो का रिचार्ज होता है, अभी पूरा सर्विस आपने, रिचार्ज का सर्विस आप पूरा यूज़ नहीं किए, लेकिन क्या होता है, मंथ के स्टार्टिंग में एडवांस पेमेंट आपसे आपकी किया जाता है, और उसके बाद फिर पूरा मंथ को आप इस्तेमाल में लेते हैं। दीज़ आर द क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस, जिसको आप अभी इस्तेमाल किए नहीं है, उसको इस्तेमाल करेंगे। आपने इस्तेमाल करने के लिए पहले ही पैसा पेमेंट कर दिया, दीज़ आर द प्रीपेड एक्सपेंस। तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने करंट एसेट को देखा, लिक्विड एसेट और क्विक एसेट को देख लिया। अगले क्लास में हम लोग एक वीडियो देखेंगे जिसमें फिक्टिशियस एसेट को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, और सिर्फ फिक्टिशियस एसेट्स का ही वो वीडियो होगा जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।